Hello students, good morning. Welcome to our channel एडवांस हिस्ट्री। आज हम एडवांस हिस्ट्री से करेंगे राजपूत काल, जिसकी मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ से उत्पन्न हुए थे ये राजपूत। गुरु था उनका वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ द्वारा उत्पन्न हुए थे। यज्ञ किया था उन्होंने आबू पर्वत पर, एक यज्ञ किया था और उससे ही, उस अग्निकुंड की अग्नि से ही ये राजपूत पैदा हुए थे। अग्निकुल सिद्धांत इन पर लागू होता है कि अग्निकुल ऐसा सिद्धांत था कि अग्निकुंड से ये पैदा हुए हैं, यह अग्निकुंड से ये बनाए गए हैं गुरु वशिष्ठ के द्वारा, जो राजपूत काल के शासक हैं और जो वंशज हैं इनके। तो परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य, ये 4 वंश हुए हैं। क्षत्रिय वंशों से इनका मेल है, मतलब इनको क्षत्रिय कहा गया है। और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में कुछ ऐसी कहावतें कही हैं हमारे विद्वानों ने कि जो इस काल के बारे में उन्होंने अपने विषय को चर्चा में लिया, तो उसके दौरान ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। गुर्जर प्रतिहार वंश हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहारों साम्राज्य की स्थापना करते हैं, अलग वंश की। और हरिवंश हरिश्चंद्र ने इसकी नींव रखी थी। संस्थापक इसका नागभट्ट प्रथम है माना गया है। और राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति, यानी ये राजपूत कहाँ से, विदेश से आए थे। किसने कहा है? जेम्स टाड ने कहा है। ये कर्नल जेम्स टाड ने सबसे पहले ये कहा है कि ये विदेशों से आए थे, ये यहाँ की उत्पत्ति नहीं है। मनुस्मृति में इन्हें व्रात्य क्षत्रिय कहा गया है, राजपूतों को। और भंडारकर, विद्वान भंडारकर जी ने कहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग निश्चय ही खजर जाति से संबंध रखते थे। यानी भंडारकर ने इनको खजर जाति से संबंधित बताया है, जो हुणों के साथ भारत आए थे। जो हुणों ने आक्रमण किया था उसके समय ये भारत आए थे। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि हे नाम की राजपूत जाति का उल्लेख शक और यवन आदि विदेशी जातियों के लिए किया जाता था। हे नाम की कोई जाति रही होगी राजपूत में, तो उस जाति का उल्लेख शक और यवन जातियों के लिए भी होता था। तो पुराणों में ऐसा कहा गया है कि उनमें से ही ये राजपूत हैं। और स्मिथ जी ने कहा है कि शक, कुषाण और विदेशी जातियों हिंदू धर्म ग्रहण कर आने वाले समय में भारतीय समाज में घुल मिल गई थी, जिसके दौरान ये राजपूत पैदा हुए। पृथ्वीराज रासों में अग्निकुंड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। यानी सिर्फ पृथ्वीराज रासों ने ही इस बात का बखान किया गया है कि अग्निकुंड से ही ये उत्पन्न हुए हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में राजपूत शब्द का प्रयोग राजन्य या रक्षक बताया गया है कि राजपूत का अर्थ या तो राजन्य होता था या रक्षक होता था। राजा से जन्मा हुआ, राजन्य यानी राजा से जन्म हुआ, जिसका राजा से जन्म हुआ हो। और रक्षक, महाभारत में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने वाले को राजपूत कहा जाता था महाभारत में। और कलहण की राजतरंगिणी में शाही परिवारों के उत्तराधिकारियों को राजपुत्र कहा जाता था। राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी सिद्धांत का विरोध किया है गौरीशंकर ओझा, हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, तथा C.B. वैद्य जैसे भारतीयों ने, विद्वानों ने इसका विरोध किया है कि ऐसा कोई मान्यता नहीं है कि ये विदेशी सिद्धांत है, यानी विदेशों से ये आए हैं, ये यहीं के थे और इसी अग्निकुंड से ये पैदा हुए थे। इसका प्रतिबंध ये करते हैं, यानी इसको ये इस बात में बांधते हैं कि अग्निकुंड से ही ये राजपूत पैदा हुए थे।
ये गौरीशंकर ओझा और C.V. वैद्य विद्वान थे, जो भारतीय विद्वान थे। 8वीं सदी में लेखक भवभूति कौशल्या को राजपुत्री कहा गया है। 8वीं शताब्दी में भवभूति की कौशल्या को राजपुत्री कहा गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश, तो अब इनकी वंशावली आ जाती है कि सबसे पहले कौन हुए, उसके बाद कौन से हुए। तो गुर्जर प्रतिहार, परमार प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। मैं अपनी वीडियो में इन चारों का विवरण अच्छी तरह करवाऊंगी, बट ज़्यादा लंबी वीडियो ना करने के लिए मैं इनके पार्ट्स बनाऊंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, क्योंकि अक्सर हिस्ट्री से बहुत ही ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शासक थे इसके नागभट्ट प्रथम, 730 से 756 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, जो इसके संस्थापक थे। इसके बाद आते हैं वत्सराज, जो इनके बेटे थे, 783 से 795 ईस्वी। नागभट्ट द्वितीय, 795 से 833 ईस्वी। महीर भोज प्रथम, 836 से 879 ईस्वी। महेंद्रपाल, 890 से 910 ईस्वी। महीपाल, 914 से 944 ईस्वी तक। भोज द्वितीय, 910 से 913 ईस्वी तक। विनायक पाल, इन्होंने कुछ समय के लिए शासन किया था। और आगे आते हैं महेंद्रपाल 9 नंबर पर। महेंद्र द्वितीय, इन्होंने भी कुछ ही समय के लिए शासन किया था। देवपाल, 940 से 955 ईस्वी। महीपाल द्वितीय, विजयपाल, राज्यपाल, और नंबर 14 पर आते हैं यशपाल, 1036 ईस्वी में इसकी समाप्ति हो जाती है। इस वंश की समाप्ति हो जाती है, यानी शुरू और अंत दोनों हर एक को पता होना चाहिए। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। यानी पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है, सबसे पहले कहाँ मिलता है उसका उल्लेख, गुर्जर जाति का, तो सबसे पहले उसके अभिलेख में मिलता है। बाण के हरस चरित्र में गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। महीर भोज के ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार वंश के शासकों की राजनैतिक उपलब्धियां और वंशावली मिलते हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर महेंद्रपाल तथा महीपाल के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। संस्कृत का विद्वान था जो राजशेखर। कलहण की राजतरंगिणी से महीर भोज की उपलब्धि का पता चलता है। अरब लेखक सुलेमान महीर भोज की शक्ति और राज्य की समृद्धि की शोभा बढ़ाता है अपने वृत्तांतों में। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम, 730 से 756 ईस्वी तक। ग्वालियर लेख में कहा गया है कि मलेच्छ अरब राजा की विशाल सेना को दूर दूर चूर चूर करने वाला दूर दूर तक ऐसा कोई शासक नहीं था जो नारायण रूप में वह लोगों की रक्षा के लिए उपस्थित हुआ। जब लोगों को दूर दूर तक ऐसा कोई शासक नहीं मिला तो नारायण रूप में वह लोगों की रक्षा के लिए उपस्थित हुआ। नागभट्ट प्रथम के पश्चात उसके दो भतीजे कुकुल और देवराज ने शासन किया। इस वंश का वत्सराज 785 ईस्वी से 795 ईस्वी तक शासन करता है। देवराज का पुत्र था ये वत्सराज। वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध और गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया था, परंतु राष्ट्रकूटों नरेश ध्रुव से ये पराजित हुआ था। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से ये पराजित हुआ था। प्रतिहार शासक हुआ था ये, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि वत्सराज नाम का प्रतिहार शासक हुआ था। कुव्यमाला हरिवंश पुराण से इसकी जानकारी मिलती है हमें वत्सराज की। तो नागभट्ट द्वितीय 795 ईस्वी से 833 ईस्वी तक वत्सराज का पुत्र था ये। तो आंध्र, सिंध, विदर्भ, कलिंग,
को इसने जीता था। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से हारा था। वह मालवा को हारना पड़ा था, इसे मालवा को हार गया था ये, और नरेश गोविंद तृतीय को, राष्ट्रकूट नरेश को इसने हराया था। रामभद्र नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था ये, इसका पुत्र था ये। दुर्बल शासक था और इसके शासनकाल में दुर्बलता इसके राजनीतिक, शासनिक और सभी जगह दिखती है, और जिसके कारण इस के शासनकाल में कुछ कुछ मतलब पतन होने स्टार्ट हो जाते हैं। महीर भोज प्रथम 836 ईस्वी से 885 ईस्वी में शासन बनता है। महीर भोज प्रथम रामभद्र का पुत्र था ये। राजधानी इसने कन्नौज यूपी में बनाई थी, और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था ये, क्योंकि इसने इसकी शासन की दुर्बलता को इसने सुधारा और अपने शासन का विस्तार किया। महीर भोज 885 ईस्वी में इसका निधन हो जाता है और 49 वर्षों तक ये शासन करता है। धर्म या वैष्णव था ये। वैष्णव सिक्कों पर भी इसने आदि वराह व प्रभास की उपाधियाँ ली है, और सिक्के भी चलाए आदि वराह के। चांदी का सिक्का था ये। अरब यात्री सुलेमान इसके दरबार की शोभा बढ़ाता है। नर्मदा के उत्तर में, हिमालय की तराई में, पूर्व में बंगाल की सीमा तक इसका विस्तार माना जाता है। इसके काल में 49 वर्षों में जो इसने कार्य किया, और 885 ईस्वी में इसका निधन हो जाता है। अरब आक्रमणों को रोका था इसने। अश्व सेना सबसे सर्वाधिक पैदल सेना थी। अश्व सेना तो थी, लेकिन सबसे ज़्यादा पैदल सेना थी इसकी। महेंद्र पाल प्रथम 885 से 910 महीर भोज का पुत्र था ये। राज्यसभा में उसके गुरु विद्वान राजशेखर आश्रय पाते थे। और ग्रंथ कौन कौन से थे इसके राजशेखर के? कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्याशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास राजशेखर के ग्रंथ थे। इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। प्रथम उल्लेख काठियावाड़, पंजाब, मध्य प्रदेश के विभिन्न शिलालेखों में सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है महेंद्रपाल का। महेंद्रपाल, महेंद्र युधा, महेंद्रपाल देव नाम से इनमें उल्लेख मिलता है कि ऐसे इसने नाम रखे थे अपने। और इसके बाद आता है 910 से 940 महीपाल। 915 ईस्वी से 918 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया और नगर को उजाड़ दिया। पतन शुरू हो जाता है क्योंकि राष्ट्रकूट नरेश आ जाते हैं इसके काल में। महीपाल के काल में महीर भोज जाता है 885 में इसका निधन हो जाता है और 49 वर्षों तक ये शासन करता है। जो वैष्णव धर्म अनुयायी था, इसके सिक्कों पर आदि वराह की छाप मिलती है और आदि वराह व प्रभास की उपाधियाँ भी इसने ली थी। अरब यात्री सुलेमान इसके शासनकाल में आता है और इसका शासनकाल था नर्मदा के उत्तर में, हिमालय की तराई में, पूर्व बंगाल की सीमा तक इसका विस्तार था, साम्राज्य विस्तार था। और अरब आक्रमणों को इसने रोका था। अश्व सेना सबसे ज़्यादा और पैदल सेना थी। अश्व सेना और सबसे ज़्यादा पैदल सेना थी इसकी। इसके बाद नेक्स्ट शासक आता है महेंद्र पाल प्रथम 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। महीर भोज का पुत्र था ये। राज्यसभा में उसके गुरु विद्वान राजशेखर, महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर आश्रय पाते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये एग्ज़ाम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर हैं। उसके ग्रंथ हैं कपूर मंजरी, नंबर 2 काव्य मीमांसा, 3 पर है विद्याशाल भंजिका, नंबर 4 पर है बाल रामायण, नंबर 5 पर है भुवन कोश और 6 पर है हरविलास। प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है इसका?
महेंद्रपाल प्रथम का। काठियावाड़, पंजाब, मध्य प्रदेश के विभिन्न शिलालेखों में इसका वर्णन मिलता है। महेंद्रपाल प्रथम का। महेंद्रपाल प्रथम ने बहुत सी नाम से जाना जाता था इसको। महेंद्रपाल, महेंद्र युद्धा, महेंद्रपाल देव आदि नामों से इसको जाना जाता था। महीपाल 910 से 940 ईस्वी में आते हैं और इसके काल में पतन शुरू हो जाता है। 915 से 918 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर नगर को उजाड़ दिया था। और इसके बाद आते हैं राज्यपाल। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण किया था इसने, राज्यपाल ने। विजयपाल का पुत्र था ये। और ऐसे ही छुटपुट से शासक आते रहते हैं और अपने शासन में कुछ ना करके इतिहास में जिनका नाम नहीं आता या इतिहास में जिनके नाम का जिक्र नहीं होता कि उन्होंने इतिहास के लिए कुछ नहीं किया है, तो कुछ शासक बीच में छूट भी जाते हैं क्योंकि उनका नाम इतिहास में नहीं आता। तो इतिहास उन्हीं के लिए गवाह होता है जो उसके लिए कुछ न कुछ अलग करते हैं। इस वंश का अंतिम शासक था यशपाल 1036 ईस्वी में। और ये अंतिम शासक था यशपाल इस काल का। इस काल के प्रतिहार राज्य पर गहड़वाल वंशों ने आक्रमण किया था, जिससे कन्नौज पर गहड़वाल वंश का शासन स्थापित हो जाता है यशपाल के काल में। आई होप दिस वीडियो इज़ helpful for you. Thanks for watching.